हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं, एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबलरी के साथ। और सबसे पहला वर्ड है अंडरमाइन करना। अंडरमाइन करने का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को कमज़ोर बना रहे हो, द एक्ट ऑफ वीकनिंग और डैमेजिंग समथिंग। तो अगर आप किसी को कमज़ोर बना रहे हो मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? अंडरमाइन कर रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो, उसकी पावर कम कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, सैबोटेज कर रहे हो, खराब कर रहे हो, इम्पेयर कर रहे हो, खराब कर रहे हो, मतलब स्पॉइल कर रहे हो। स्पॉइल का एक वर्ड क्या होता है? बहुत बार एग्जाम्स में आता है मार करना। मार करने का मीनिंग क्या होता है? स्पॉइल करना। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रेंथन किया, सपोर्ट किया, बोल्स्टर किया, स्ट्रॉन्ग बनाया, और क्या किया? फोर्टिफाई किया, मतलब आपने क्या किया? स्ट्रॉन्ग बनाया। रीइंफोर्स किया, मतलब आपने क्या किया? स्ट्रॉन्ग बनाया। स्ट्रॉन्ग के कुछ सिनोनिम्स बता दो। स्ट्रॉन्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम रोबस्ट, स्टर्डी, रेजिलिएंट। ताकतवर का सिनोनिम मतलब बहादुर का सिनोनिम वेलिएंट। वेलिएंट का मीनिंग क्या होता है? बहादुर। हाँ, फिर ये हो गए रीइंफोर्स, फोर्टिफाइड, बोल्स्टर्ड, ये तो यहाँ लिखे हुए हैं। तो उसके जो एक्शंस थे, जो उसने काम किया, वो कैसे देखा गया कि वो कमिटी की क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्रेड। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बिलीफ, विश्वास। तो कमिटी की जो विश्वसनीयता थी उसको क्या कर रहा था? अंडरमाइन कर रहा था। अंडरमाइन मीन्स उसको कमजोर बना रहा था। अच्छा, अंडर के वर्ड्स हैं तो कुछ वर्ड्स और देखते हैं अंडर के। एक वर्ड होता है अंडर स्कोर करना। अंडर स्कोर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे जोर डालना। मीन्स आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो। फिर एक वर्ड होता है अंडर पिन करना। अंडर पिन करने का मतलब होता है आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, तो अंडर पिन इज व्हाट? सपोर्ट करना। फिर एक वर्ड होता है अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ही कम है, मीन्स हद से ज़्यादा कम है, जितनी आपने उम्मीद की थी उससे बहुत कम है, इसका मतलब अंडरवेलमिंग है। ओवरवेलमिंग का मीनिंग क्या हो गया? बहुत ज़्यादा है, जितना आपने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो ओवरवेलमिंग है। वीक आ चुका है। वीक आ चुका है तो सभी लोग मुझे कम से कम 10 से 15 सिनोनिम्स बता देंगे वीक के। चलो लेट्स ट्राई। वीक मीन्स रोज करते हैं हम लगभग, अब तो रट गए होंगे। फ्रेजाइल, फीबल, फ्रेल। कुछ इनडायरेक्ट सिनोनिम्स भी करेंगे। फ्लिम्सी, टेनुअस, प्यूनी, इम्पोसेंट, इम्पोर्टेंट। फिर वल्नरेबल, ससेप्टेबल, वेरी गुड, ससेप्टेबल भी हो रहेगा। प्रोन, फिर उसके बाद इनकैपेसिटेटेड, एनर्वेटेड, फिर थकान वाले एग्जॉस्टेड, थका हुआ इंसान है तो कमजोर ही है। फैटीग्ड, डिबिलिटेटेड, फिर थोड़े से डरपोक वाले इंसान की भी कर लेते हैं, टिमिड। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इंसान क्या है? कमजोर है। चलो हो गए 15, ज्यादा ही हो गए होंगे। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पेंचेंट। पेंचेंट मीन्स आपका झुकाव है उस तरफ। तो अगर आपको कोई चीज़ की तरफ पेंचेंट है, इसका मतलब क्या? आपका झुकाव है। झुकाव मतलब आप उस चीज़ को पसंद करते हो, आपकी लाइकिंग है, रुझान है आपका। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अ स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग। बहुत ही ज़्यादा क्या है? लाइकिंग है, आप उस काम को करना चाहते हो। लाइकिंग है, प्रेफरेंस है, इंक्लिनेशन है। एक वर्ड होता है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? कि आपका क्या क्या
हाँ जी, शगुन की छींक आ चुकी है। तो प्रीडिलेक्शन है का मतलब क्या होता है कि आपका झुकाव है उस चीज़ की तरफ, आप उस चीज़ को पसंद करते हो। फिर पसंद का एक और वर्ड होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब भी क्या होता है, वो चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपकी लाइकिंग में है। एंटोनिम्स, डिसलाइक है, आप पसंद नहीं करते, एवर्जन है, आपको नफरत सी है, एंटीपैथी है, दुश्मनी सी है, मतलब आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो शी हैज़ अ पेंचेंट फॉर, हाँ प्रोक्लिविटी भी एक वर्ड होता है, बिल्कुल सही बोला। प्रोक्लिविटी का मतलब भी क्या होता है कि आपकी लाइकिंग है, आपको वो चीज़ क्या है, पसंद है, आपका उस चीज़ के प्रति क्या है, आपका उस चीज़ के प्रति झुकाव है। तो शी हैज़ अ पेंचेंट फॉर, उसकी लाइकिंग है, किस चीज़ की लाइकिंग है, फॉर कलेक्टिंग रेयर बुक्स, जो किताबें बहुत ही ना के बराबर मिलती हैं उनको कलेक्ट करना उसकी क्या है, पसंद है। अच्छा, हमने एंटीपैथी किया है। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। आगे की लाइन आपको पता होगी। तो इसमें दो रूट वर्ड्स थे, एक था एंटी, एंटी रूट वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑपोजिट, और एक वर्ड था पैथी, पैथी वर्ड का मीनिंग क्या है, फीलिंग। तो किसी के खिलाफ कोई गलत खराब फीलिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीपैथी की फीलिंग। कुछ वर्ड्स कर लेते हैं एंटीपैथी वाले भी। तो एक वर्ड होता है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी इज व्हाट, दुश्मनी की फीलिंग होना। फिर एक्रीमनी, खराब फीलिंग्स होना। बेलिजरेंस, लड़ाई वाली फीलिंग्स होना। फिर आपका आई गया एंटीपैथी। इन सारे, एनमिटी सबका मीनिंग क्या है, लड़ाई वाली फीलिंग्स होना, खराब फीलिंग्स होना। बेलिजरेंस में रूट वर्ड क्या है, बेली, बेली रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वॉर। एक और वर्ड होता है बेलिकॉसिटी। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है दुश्मनी की फीलिंग्स होना, खराब फीलिंग होना, हेटरेड होना। इसका एक एंटोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, एमिटी। एमिटी में रूट वर्ड है एमी, एमी रूट वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंडशिप या फिर लव। तो एमिटी वर्ड वहीं से आया। एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, फ्रेंडशिप। तो एमिटी इज व्हाट, फ्रेंडशिप। तो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं एमी से, एमिएबल, एमिकेबल। एमिएबल और एमिकेबल दोनों शब्दों का मीनिंग क्या हो जाता है, अगर उनके रिश्ते एमिएबल हैं या एमिकेबल हैं, दोनों का मतलब क्या है, फ्रेंडली रिश्ते हैं उनके, अच्छे रिश्ते हैं। एमी, एमी मीन्स दोस्ती या प्यार। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिबारमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है, नाउन। आपने सुना होगा, उसको डिबार कर दिया गया स्कूल से, उसको कॉलेज से डिबार कर दिया गया। तो डिबार इसका वर्ब फॉर्म होता है जिसका मीनिंग होता है निकाल देना। क्या कर देना, किसी को एक्सपेल कर देना, निकाल देना। तो ये वर्ब फॉर्म है। उसी का नाउन फॉर्म क्या होता है, डिबारमेंट। द एक्ट ऑफ ऑफिशियली प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आप किसी को रोक रहे हो कोई काम करने से, एक्सक्लूजन बाहर निकाल दिया, प्रोहिबिशन रोक रहे हो, बार कर दिया, निकाल दिया। बार और डिबार दोनों का मीनिंग क्या होता है, निकाल देना। एंटोनिम्स, आपने अलाउ किया है, परमिशन दी है, इंक्लूड किया है। तो उसको जो कंपटीशन से निकाला गया, वो क्यों निकाला गया, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। अनएथिकल मीन्स गलत काम कर रहा था, इसलिए उसको निकाल दिया। अच्छा, प्रोहिबिट वर्ड हमने किया। दो वर्ड्स हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक वर्ड होता है प्रेस्क्राइब। डॉक्टर क्या करता है, दवाइयों को प्रेस्क्राइब करता है। तो प्रेस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है, सजेस्ट करना एक तरीके से, कि भाई ये ले लेना आप, है ना। इसी का ऑपोजिट वर्ड होता है प्रोस्क्राइब। डॉक्टर क्या करता है, जो ऑयली फूड होता है उसको क्या करता है, प्रोस्क्राइब करता है। तो प्रोस्क्राइब शब्द का मीनिंग क्या होता है, बैन करना, डिसअलाउ करना। तो डिफरेंस हमेशा याद रखना, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में दोनों ही शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दोनों ही वर्ब्स हैं, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। अगला वर्ड है प्रैग्मेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। सबसे पहले तो लास्ट में IC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। आपका जो अप्रोच होनी चाहिए वो हमेशा प्रैग्मेटिक होनी चाहिए चीज़ों को लेके। प्रैग्मेटिक मीन्स बहुत ही प्रैक्टिकल। आप चीज़ों को सेंसिबली, रियलिस्टिकली डील करो, जो प्रैक्टिकल चीज़ों के बेसिस पे हो। तो प्रैग्मेटिक इज प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल हो, प्रैक्टिकल काम करो, इम्प्रैक्टिकल चीज़ों के पीछे मत भागो। एंटोनिम्स, आइडियलिस्टिक, सिर्फ बेस्ट बेस्ट सोच लिया, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक। तो मैनेजर ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच ली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ रिलेटेड वर्ड्स करते हैं प्रैक्टिकल के। एक वर्ड होता है फीजिबल, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ये फीजिबल का मतलब क्या होता है कि वो वास्तव में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा।
उसको क्या बोलते हैं? फीजिबल। फीजिबल मीन्स प्रैक्टिकल है या नहीं, अचीवेबल है या नहीं, आप उसको पूरा भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, दैट इज फीजिबल, कि आप उसको कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर एक वर्ड होता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? थ्योरी का तो नहीं, एक्सपेरिमेंट से तो ये पता चला, मीन्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। वो चीज़ किस पर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, थ्योरेटिकल नहीं है। फिर एक वर्ड होता है यूटोपियन। यूटोपियन एंटोनिम हो सकता है प्रैग्मेटिक का। इसका मतलब क्या है? ऐसी दुनिया, ऐसी सोसाइटी जो एक्चुअल में हो ही नहीं सकती। सब क्या है? आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक है मीन्स परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट है कि वास्तव में हो ही नहीं सकती, उसको बोलते हैं यूटोपियन। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, यूटोपियन। इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिस्टोपियन। डिस्टोपियन का मतलब क्या होता है? हद से ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब यूटोपियन अगर स्वर्ग है तो डिस्टोपियन क्या हो जाता है? डिस्टोपियन आपका नरक हो जाता है, मीन्स बहुत ही ज्यादा खराब, जो आपको डरा दे, एक तरीके से ग्लूमी कह सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल नहीं है। फिर एक वर्ड होता है जिसमें इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन होता है, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल इज व्हाट? इमेजिनरी, कि आपने इमेजिन कर लिया कि ऐसा हो सकता है। तो ये वर्ड्स याद रखिएगा ना, सबका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही था, ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फैटीग। फैटीग मीन्स थकान। तो किसी को थकान हुई हो तो क्या हुआ है? फैटीग हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अभी हमने इसका एडजेक्टिव फॉर्म पढ़ा था, फैटीग्ड। फैटीग्ड मीन्स थका हुआ इंसान। इसका एक एडजेक्टिव का सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, एनर्वेटेड। एनर्वेटेड इंसान कौन होता है? जो थका हुआ होता है। थका हुआ मतलब फैटीग्ड होता है। आप एक चीज़ नोट करना, ये गलती ना बहुत बच्चे करते हैं और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ना वो पार्ट ऑफ स्पीच ना अलग अलग लिख देते हैं सिनोनिम एंटोनिम बताते हुए। हमेशा याद रखना, फटीग का सिनोनिम इनोवेटेड नहीं है, फटीग्ड का सिनोनिम इनोवेटेड है। तो सिनोनिम और एंटोनिम हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका सिनोनिम अलग से लिखा है फटीग्ड। ये सारे मैंने एडजेक्टिव फॉर्म में ही लिखे हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे नाउन फॉर्म में ही लिखे थे। मैं बेलिकोज भी लिख सकती थी, बेलिजरेंट भी लिख सकती थी, बट मैंने बेलिजरेंट नहीं लिखा, बेलिकोज नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होते हैं। नाउन का सिनोनिम एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एडजेक्टिव का एंटोनिम वर्ब नहीं हो सकता। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ आपको बहुत बार हिंट देती है एग्जाम में आंसर देते समय। तो फैटीग इज व्हाट? थकान। एक्सट्रीम टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एग्जर्शन और इलनेस। बहुत ज़्यादा थकान, एग्जर्शन से, बीमारी से थकान हो जाए, फटीग। एग्जॉशन, वेरीनेस, टायर्डनेस, थकान हो जाए। एंटोनिम्स, एनर्जी है भाई, भर भर के एनर्जी है, वाइटैलिटी है, एनर्जी है, विगर है, एनर्जी है। तो इतनी लंबी जर्नी थी जिसकी वजह से वो क्या हो गए? इतने लंबे रास्ते की वजह से उनके अंदर फटीग आ गया। फटीग मीन्स वो लोग क्या हो गए? वो थक गए। अगला वर्ड है कम्बरसम। डबल स्टार मार्क करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। तो कोई चीज़ कम्बरसम होती है मतलब इतनी ज़्यादा भारी होती है कि आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत भारी है, मतलब जिसकी वजह से काम अच्छा हो ही नहीं पा रहा है, उसको बोलते हैं कम्बरसम। पार्ट ऑफ स्पीच तो एडजेक्टिव है, लेकिन टोन कैसी है? नेगेटिव है। तो लार्ज और हैवी एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज़। कोई चीज़ बहुत ही भारी है, आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, आप उससे अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ कैसी है? कम्बरसम। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अनवील्डी, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ऑकवर्ड है, अनवील्डी है, क्लमसी है, भारी सी है, काम ही नहीं हो पा रहा। एंटोनिम्स कन्वीनियंट है, बड़ी बढ़िया है, मैनेजेबल है, हल्की फुल्की सी है। तो प्रोसेस इतना भारी, अब यहाँ पे भारी मीनिंग नहीं, अब यहाँ पे मीनिंग है मुश्किल। वो प्रोसेस इतना मुश्किल सा था कि बहुत सारे लोगों ने तो आधे रास्ते में ही गिव अप कर दिया। गिव अप कर दिया मतलब क्या कर दिया? ईल्ड कर दिया। ईल्ड कर दिया मतलब क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, बीच में छोड़ दिया। गिव अप का एक और फ्रेजल वर्ब क्या होता है? गिव इन। एक ईडियम क्या होता है? गिव अप कर देना, हार मान लेना, थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब भी क्या होता है? उन्होंने क्या किया? बीच में ही हार मान ली। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, ऑब्लिटरेट करना, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
ऑब्लिटरेट किया मतलब मिटा दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, एक एक चीज मिटा दी, उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट कर देना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, वाइप आउट, पूरी तरीके से साफ कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। एनहिलिएट कर देना, खत्म कर देना, इरेज कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, पूरी तरीके से क्या कर देना, मिटा देना, एक एक चीज मिटा देना। एंटोनिम्स आप प्रिजर्व कर रहे हो, बचा के चल रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। कंजर्व करने का मतलब भी क्या होता है, बचा के चल रहे हो। तो उस जंग ने मिटा दिए, पूरे पूरे विलेजेस मिटा दिए, जिस पीछे कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ मिटा दिया उस जंग ने। अच्छा, जिस चीज को मिटा नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, जिसको मिटा नहीं सकते, राइट, इनडेलिबल, दैट कांट बी इरेस्ड। जिसको हरा नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, इनविंसिबल, मीन्स दैट कांट बी डिफीटेड। इनविंसिबल के कुछ सिनोनिम्स और बता दो, अनअसेलेबल, इनवनरेबल, इम्प्रेग्नेबल, एक वर्ड होता है इनएक्सोरेबल, मतलब जिसको आप मिटा नहीं सकते, जिसको हरा नहीं सकते। इनडोमिटेबल मीन्स नहीं हरा सकते। अगला वर्ड है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग V1 प्लस ING है। स्टिफल का मतलब होता है गला घोट देना। तो कोई चीज अगर आपकी स्टिफलिंग है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, आपका दम घोट रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपको सफोकेशन हो रहा है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, सप्रेसिंग हो रहा है, दबा रही है आपको, ऑप्रेसिव है, सफोकेटिंग है, कंस्ट्रेनिंग है, मीन्स रोक रही है, आपको कुछ करने नहीं दे रही। एंटोनिम्स लिबरेटिंग है, फ्री कर रही है, एनकरेज कर रही है, इनविगरेट कर रही है। विगर का मतलब क्या होता है, विगर का मतलब होता है एनर्जी। तो इनविगरेट कर रही है मतलब आपको एनर्जी ही एनर्जी दी जा रही है। तो जो परेशान करने वाली, गला घोटने वाली, दम घोटने वाली गर्मी थी, इसकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, हम फोकस नहीं कर पा रहे थे। चलो, लिबरेटिंग की बात कर ली है, तो मुझे कम से कम 10 सिनोनिम्स बता दो लिबरेट करने के। लिबरेट करने का मीनिंग क्या होता है, फ्री करना। चलो कोशिश करते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते। इमेंसिपेट करना, विंडिकेट करना मतलब इल्ज़ाम हटा देना, विंडिकेट का मतलब एक्विट करना, एग्जॉनरेट करना, इल्ज़ाम हटा देना, एक्सकल्पेट करना, इल्ज़ाम हटा देना, एब्जॉल्व करना, लिबरेट करना, अनलीश करने का मतलब भी होता है फ्री कर देना, अनब्रिडल कर देना, फ्री कर देना, गिव एमनेस्टी, फ्रीडम दे देना, गिव लीवे, फ्रीडम दे देना। इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आपने सामने वाले को क्या कर दिया, फ्रीडम दे दिया, माफ कर दिया, मतलब एक तरीके से फ्रीडम दे दिया। याद रहेंगे सभी को वर्ड सारे, सारे के सारे क्या थे, सारे के सारे वर्ब्स थे कि आपने क्या किया, उस इंसान को फ्री कर दिया। चलो, सारे वर्ब्स थे। एक्सेंचुएट करना, कोई चीज़ को आपने और क्लियर बना दिया कि सबके सामने आ गई। तो अगर आप किसी चीज़ को एक्सेंचुएट कर रहे हो मतलब उसके ऊपर जोर डाल रहे हो। अभी जोर डालने का वर्ड क्या पढ़ा था, याद करो, अभी अभी वर्ड पढ़ा था अंडरस्कोर करना। अंडरस्कोर करने का मतलब भी क्या था, आप उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो, सबके सामने लेके आ रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। तो किसी चीज़ को और ज़्यादा नोटिसिएबल बना देना, और ज़्यादा प्रोमिनेंट बना देना कि सबके सामने आ जाए। अच्छा, नोटिसिएबल का मतलब एडजेक्टिव फॉर्म का, नोटिसिएबल क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम में डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस शब्द का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज़ क्या हो गई है, बहुत ही नोटिसिएबल हो गई है, सबकी नज़रों में आ गई है। एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर करना मीन्स उसको सबके नज़रों में लेके आना, उसको और पॉपुलर बना देना, और ज़्यादा जोर डालना उसके ऊपर। एंटोनिम्स डाउन प्ले कर दिया, वैल्यू कम कर दी, मिनिमाइज कर दिया, डी एम्फेसाइज कर दिया, वैल्यू कम कर दिया। अभी एक और वर्ड पढ़ा था, अंडरमाइन कर दिया,
मीन्स क्या कर दी, वैल्यू कम कर दी। तो जो लाइटिंग थी, जो उसके ऊपर लाइट लगाई गई थी, उसने उस पेंटिंग की ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और सुंदर बना दिया, उस पर और ज़्यादा लोगों का क्या गया, ध्यान गया। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग। अभी अंडरवेलमिंग पढ़ा था। अंडरवेलमिंग मीन्स कम, ओवरवेलमिंग मीन्स हद से ज़्यादा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, वैसे V1 + ING भी है। वेरी इंटेंस, बहुत ज़्यादा। टू ग्रेट टू डील विद, हद से ज़्यादा। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है। स्टैगर जो शब्द होता है ना, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो स्टैगर का मतलब होता है आप कैसे लड़खड़ा के चल रहे हो, मतलब आप बार बार गिर गिर के चल रहे हो, आप बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहे, उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर करना। छोटे छोटे कदमों से चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो कि कभी भी गिर जाओगे, इतना लड़खड़ा रहे हो, स्टैगर करना। और स्टैगरिंग इसी से बनता है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। कोई चीज़ स्टैगरिंग होती है मतलब बहुत ही चौंका देने वाली होती है। कोई चीज़ कैसी होती है, एस्टॉनिशिंग होती है, कि आप एकदम क्या हो गए, एकदम आप चौंक गए उस चीज़ को देख के। ओवर पावरिंग है, मैसिव है, ह्यूज है, बहुत ज़्यादा है। एंटोनिम्स, इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ना के बराबर है, ट्रिवियल है, मामूली सी है, नेग्लिजिबल है, मामूली सी है, ना के बराबर है, पेटी है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। अमाउंट की बात करें तो मियागर अमाउंट है, इत्तू सा अमाउंट है, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट था, जो हद से ज़्यादा सपोर्ट था कैंडिडेट का, इसकी वजह से इंश्योर क्या हुआ, उसकी विक्ट्री की, वो जीत गया, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला। चलो अब हमने बात करी है, किस चीज़ की बात की है, एक वर्ड था जो मुझे आपको उसके सिनोनिम्स बताने थे, हाँ, एस्टॉनिशिंग के। तो मुझे एस्टॉनिश मतलब किसी चीज़ को देख के आप चौंक गए हो, आप कंफ्यूज से हो गए हो, तो उसके 10-12 सिनोनिम्स बता दो। सभी लोग बताएंगे, कोशिश करेंगे। चलो, आप किसी चीज़ को लेके चौंक गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, समझ नहीं आ रहा ये क्या है, 10-12 सिनोनिम्स बता दो। इसका मतलब आप क्या हो गए हो, बीफडल हो गए हो, मडल हो गए हो, फ्लैबरगास्ट हो गए हो, एस्टॉनिश हो गए हो, कन्फाउंड हो गए हो, एस्टाउंड हो गए हो, बिविल्डर हो गए हो, उस चीज़ ने आपको परप्लेक्स कर दिया है, मिस्टिफाई कर दिया है, उस चीज़ ने आपको बेम्यूज कर दिया है, पजल कर दिया है। इन सारा का सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि आप एकदम से चौंक गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, बैम्बूजल हो गए हो, राइट, कि ये हुआ तो हुआ क्या, फ्लमॉक्स हो गए हो। यस, चलो आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इन सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, सारे के सारे वर्ड्स आपके वर्ब थे। बैफल हो गए हो, चलो, तो अब फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या थे, वर्ब्स थे। विनो डाउन करने का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या मेन टॉपिक पे आते हैं, तो जो एडिशनल डिटेल्स हैं पहले उनको हटाते हुए जाओ। तो विनो डाउन करो मीन्स चीज़ों को हटाते हुए जाओ और मेन चीज़ पे आ जाओ, अननेसेसरी चीज़ों को हटा दो, मीन्स प्लीज विनो इट डाउन। नेल डाउन मतलब फाइनलाइज कर दिया आपने किसी चीज़ को, तो वी नेल्ड इट डाउन एंड फाइनली रीच्ड हियर, मतलब एक फाइनल चीज़ पे आ जाना, बाकी चीज़ों को हटा के नेल डाउन कर देना। किसी चीज़ को नेल इट करने का मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज़ को नेल इट कर दिया, या फिर आपने किसी चीज़ के ऊपर हिट द नेल ऑन द हेड, आपने सर पे नेल हिट कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो रिक्वायर्ड था एग्जैक्ट आपने वही करा है, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। आपने बोला मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, मैंने आपको क्या बोला, यू नेल्ड इट बेटा, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब तुमने बिल्कुल सही काम किया है। चलो, सॉर्ट थ्रू, बहुत सारे आइटम्स हैं आपके पास, बहुत सारा सामान है, आप उनको देख रहे हो अपना सामान ढूंढने के लिए, तो मैं इन सब के थ्रू सॉर्ट कर लूँगी, मतलब मैं ढूंढ लूँगी अपना वाला सामान इन सब में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैकअप कर देना, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देना, तो अगर आपने किसी चीज़ को जैकअप कर दिया मतलब किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। फिर बहुत तेज़ी से बढ़ने के बहुत सारे शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज़ को प्रोलिफरेट किया है, बहुत तेज़ी से वो चीज़ बढ़ी है। स्काई रॉकेट हो गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ी है। स्पाइरल कर गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ी है। किसी चीज़ को रैंप अप किया है, मतलब उस चीज़ को बढ़ा दिया है।
इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। ऑन वंस टोज, आप अपने टोज पर हो या फिर आप ऑन द बॉल हो, दोनों का मतलब क्या होता है? आप एकदम अलर्ट हो, आप एकदम कैसे हो, एकदम तैयार हो किसी भी चीज़ के लिए, मीन्स यू आर अलर्ट, रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। कोई भी चीज़ होती है आप हर चीज़ के लिए तैयार हो, यू आर ऑन द बॉल, यू आर ऑन योर टोज। ग्रीन विद एनवी, आप जल रहे हो, आप बहुत जेलस हो रहे हो, बहुत एनवियस हो रहे हो। अच्छा, मुझे एनवी और जेलसी में डिफरेंस बता सकते हो? एनवी और जेलसी में डिफरेंस क्या होता है? आपका दोस्त एक गाड़ी लेके आया, आपको लगा यार मेरे पास तो नहीं है, इसके पास क्यों है, इसके पास भी नहीं होनी चाहिए, तो आपके मन में उस आपके दोस्त को लेके खराब फीलिंग्स आई, तो क्या आया? जेलसी, कि इसके पास भी नहीं होनी चाहिए। एनवी का मतलब होता है यार ये लेके आया है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो अपने आप को आपने मोटिवेट किया कि ये लेके आया तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो आपको एनवी हुई। तो जेलसीज इसके पास भी नहीं होनी चाहिए और एनवीज मेरे पास भी होनी चाहिए, बस एक समझने का फर्क है। लूज वंस टच, या मेरी उससे बात ही नहीं होती है, वी हैव लॉस्ट टच, मतलब हम दोनों कम्युनिकेशन में नहीं है, हम दोनों के बातें ही नहीं होती हैं, तो आपका टच क्या, उसका टच क्या खत्म हो गया है, मीन्स कम्युनिकेशन बंद हो गया है। वंस एंड फॉर ऑल, अब मैं इसको लास्ट बार कर रहा हूँ, है ना, नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम, वंस एंड फॉर ऑल, लेट्स एंड इट, अब इसको खत्म करते हैं इस लड़ाई झगड़े को। वंस एंड फॉर ऑल मीन्स नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम, अभी आखिरी बार है, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ईजी है एबीसी की तरह, केक वॉक है, पीस ऑफ केक है, बेड ऑफ रोजेस है, इन सब का मतलब क्या होता है? बहुत ईजी है, वेरी ईजी। अ चाइल्ड्स प्ले है, मीन्स बहुत ईजी है, वेरी ईजी। समझ आई वो क्या आप सभी को? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4300 स्टूडेंट्स आर वाचिंग और 4300 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत के तुरंत सबको सेशन लाइक करना है। चलिए आते हैं आज के आर्टिकल पे। आज का आर्टिकल क्या कह रहा है? इंडिया के जो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं उनको हमें कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, मतलब उनको कुछ चेंज करना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, उनके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे, पढ़ेंगे सभी लोग, 1 मिनट का टाइम है। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। ऑन जनवरी 3, 2025, 3 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है मेटी, उसने रिलीज़ किया, क्या रिलीज़ किया? द मच एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड मीन्स जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देखो वो आएगा वो आएगा, उसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटेड। जो इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे जिसका, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मीन्स नॉट फाइनल, अभी फाइनल नहीं हुआ है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी रूल्स, तो इन्होंने डीपीडीपी रूल्स को रिलीज़ किया। अ की मोमेंट, की मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोमेंट मीन्स पल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पल था ये इंडिया की जर्नी में, इंडिया के रास्ते में, टू रेगुलेट, रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करने के लिए, किस चीज़ को? डिजिटल पर्सनल डेटा को कंट्रोल करने के लिए। दिस स्टेप, ये जो कदम है ये फॉलो करता है, मतलब ये किसके बाद आया? द पैसेज ऑफ, जब पास किया गया था डीपीडीपी एक्ट को 2023 में ये एक्ट पास किया गया था, ब्रिंगिंग इंडिया, ये इंडिया नज़दीक आया, किसके नज़दीक आया? टू ऑपरेशनलाइज, ऑपरेशनलाइज मीन्स काम करवाना,
किस चीज़ ने काम करना शुरू किया, उसका जो फ्रेमवर्क था, फ्रेमवर्क मीन्स पूरा का पूरा सिस्टम था, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्डिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल डेटा को। तो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पूरा सिस्टम बनाया गया उसको काम करवाने के लिए क्या पास किया गया, डीपीडीपी एक्ट पास किया गया। तो ये जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं, ड्राफ्ट मीन्स वो भी फाइनल नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं, डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स अलग होना। तो ये अलग है फ्रॉम दी अर्लियर, पुराना वाला, और जो कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्शियल मीन्स जिस पर लड़ाई चल रही थी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, विच मैनी डीम्ड, जो बहुत सारे लोग मान रहे थे, डीम्ड मीन्स कंसिडर कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग क्या मान रहे थे कि ये क्या था, ओवरली, ओवरली मीन्स हद से ज़्यादा, रेस्ट्रिक्टिव था मीन्स रोकने वाला था, एंड इवन, और ऊपर से ये हॉस्टाइल भी था, हॉस्टाइल मीन्स दुश्मन भी था, मीन्स ऑपोजिट भी था, किसके खिलाफ था, इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ था। तो जो पुराना बिल आया था, जो लोग सोचते थे कि बहुत ही ज़्यादा रोक लगाता है और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो अब जो नए रूल्स आए हैं वो पुराने वाले से बिल्कुल अलग है। द बिल अंडरवेंट, इस बिल में क्या हुआ, अंडरवेंट मीन्स क्या चीज़ इसको झेलनी पड़ी, एक्सटेंसिव मीन्स हद से ज़्यादा फ्रेमिंग हुई, रूल्स बनाए गए बहुत ज़्यादा, फिर रीफ्रेमिंग हुई, फिर दोबारा बहुत मतलब बार बार रूल्स को चेंज किया गया, और फिर कंसल्टेशंस हुए, कंसल्टेशंस मीन्स डिस्कशंस हुए, ओवरली ओवर नियरली अ डेकेड, लगभग 10 साल डिस्कशंस हुए, ओनली टू बी, और फिर क्या हुआ, इस बिल को रिसाइंड कर दिया गया, रिसाइंड मीन्स हटा दिया गया, नलीफाई कर दिया गया, इस बिल को रिमूव कर दिया गया, इस बिल को कैंसिल कर दिया गया, व्हेन कमिटीज, जब कमिटीज ने, और गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का, उनको क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स। तो जब कमिटीज और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स ने वाइजली, बुद्धिमत्ता से डिसाइड किया कि जो बिल इन्होंने बनाया है वो क्या है, अनटेनेबल है, अनटेनेबल मीन्स जिसको आप खुद ही जस्टिफाई नहीं कर सकते, अनजस्टिफाइबल है, आप खुद ही उसके सपोर्ट में बात नहीं कर सकते। इन कॉन्ट्रास्ट अगर इसके ऑपोजिट देखें तो जो पॉजिटिव रिस्पांस आया डीपीडीपी एक्ट को लेके, लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और जो उसके अकम्पनिंग में साथ आने वाले रूल्स थे जो कि देखे गए इन कॉन्वर्सेशन, जो बातचीत हुई बिजनेसेस में, उसमें देखे गए, मीडिया कवरेज में देखे गए, स्टेम्स मीन्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, ये आता है फ्रॉम द लेस, जो कि कम प्रेस्क्रिप्टिव है, प्रेस्क्रिप्टिव मीन्स कम सजेशंस दे रहा है, प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, सिद्धांतों के ऊपर बना हुआ है ये जो ड्राफ्ट रूल्स है। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में क्या बोला, ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में बोला कि नए रूल्स आए हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, जो बिल आया था पुराना उसके ऊपर खूब लड़ाइयाँ हुई थी, लोगों को पसंद नहीं आया था, चीज़ें खराब हुई थी, फिर ऊपर से 10 साल के बाद वो रूल्स आए थे, इतना डिस्कशन हुआ था 10 साल तक, इतना ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी, फिर वो रूल्स आए, फिर वो उन रूल्स को उस एक्ट को हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, क्योंकि वो नेगेटिव था, जस्टिफाइबल नहीं था, अब जाके नए रूल्स आए हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है इंडिया के लिए। समझ आया पैराग्राफ सभी को? चलो आ जाते हैं हम ग्रामर पे। अब हम ग्रामर करेंगे, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। एक तो मुझे एंटिसिपेटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। एक इज वॉज, वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। ये एक्टिव है या पैसिव है ये बता दो। यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्सिंग कर लेंगे, ज़्यादा ग्रामर है नहीं इसमें। चलो एंटिसिपेटेड क्या है, ये तो कोई पूरा का पूरा नाउन है, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो एंटिसिपेटेड एडजेक्टिव है। एक्चुअल में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। सिमिलरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जब V1 प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले करता है इसको हम जेरेंड बोलते हैं। आगे इस सॉरी वॉस का सब्जेक्ट क्या था, और ये वाला बिल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसके लिए विच यूज हुआ था। 2 + BE+ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो
या कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके साथ बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो टू बी रिसाइंडेड क्या है, पैसिव वॉइस है। चलो यहाँ पे पार्सिंग करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, ये पूरा का पूरा फ्रेज है, ये ना एडवर्बियल फ्रेज है। वैसे अगर हम अलग अलग देखें तो इन प्रेपोजिशन है, कॉन्ट्रास्ट नाउन है। द आर्टिकल हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, रिस्पॉन्स नाउन हो गया। टू प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, डीपीडीपी एक्ट नाउन, एंड कंजंक्शन इट्स एडजेक्टिव, अकम्पनिंग भी एडजेक्टिव ही है। रूल्स नाउन, रिफ्लेक्टेड वर्ब। In preposition, conversations noun with preposition, businesses noun and conjunction. In preposition, media adjective, coverage noun, stems verb from preposition, the article, less prescriptive adjective के बारे में बताने वाला adverb, less adverb. Principles based approach, principles based पूरा का पूरा adjective की तरह यूज हुआ है, approach noun हो गया, of preposition, the article, draft adjective की तरह यूज हुआ है, rules noun। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मैनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। अनलाइक द अर्लियर रश, पहले जैसे रश था, रश मीन्स जल्दी जल्दी थी, टू रेगुलेट कि हमें रेगुलेट करना है, हमें कंट्रोल करना है, अंडर द किस चीज़ के अंडर, द सो कॉल्ड ब्रुसेल्स इफेक्ट। तो ब्रुसेल्स इफेक्ट की पहले हमें जल्दी थी, उसके अंदर हमें कंट्रोल करना है। ब्रुसेल्स इफेक्ट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जहाँ पे ग्लोबल डिजिटल रूल मेकिंग, दुनिया भर में जो डिजिटल को लेके, डिजिटल एनवायरनमेंट को लेके जो रूल्स बनाए जाते हैं वो मिरर करते हैं। मिरर मीन्स कॉपी करते हैं। किस चीज को कॉपी करते हैं? यूरोपियन यूनियन के जो इंटरवेंशनिस्ट मीन्स बीच में आने वाले रेगुलेटरी इथोस हैं। इथोस मीन्स प्रिंसिपल्स। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक पूरी दुनिया किसको कॉपी कर रही होती थी? यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स रेगुलेशंस बनते थे उनको कॉपी कर रही थी। लेकिन इस बार हमने ऐसा नहीं किया है। इंडिया ने इस बार क्या किया है, एक और भी ज्यादा प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल स्टैंस लिया है। स्टैंस का वैसे मीनिंग क्या होता है, नजरिया, यहाँ पे मीनिंग क्या है, एक स्टेप लिया है। इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल स्टेप लिया है इस बार कॉपी नहीं किया यूरोपियन यूनियन को, जिसको ब्रसेल्स इफेक्ट कहते हैं। द EU जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, तो यूरोपियन यूनियन का जो पूरा का पूरा रूल्स है, वंस हेल्ड, एक बार उनको क्या, हेल्ड मीन्स कंसिडर्ड, और हेल्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप रिस्पेक्ट वे में कंसिडर कर रहे हो, तो उसको क्या माना जाता था, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था कि यूरोपियन यूनियन का गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब सबसे बढ़िया रूल्स इन्हीं के होते हैं। जितने भी प्रिवेसी एक्सपर्ट्स होते थे जो डेटा प्रोटेक्शन की बात करते थे वो हमेशा कहते थे कि यूरोपियन यूनियन के रूल्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। लेकिन अब उसी की क्या होती है, बुराई होती है, क्रिटिसिज्म होता है, बुराई होती है। क्यों? क्योंकि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट, अनइंटेंडेड मीन्स अनचाहे, नॉट डिजायर्ड, अनडिजायरेबल। तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए, इसलिए उसी की बुराई होती है। फेवरिंग, अब क्या बुराई होती है? बुराई होती है कि वो फेवर करता है, सपोर्ट करता है किसको? जो वेल रिसोर्स्ड कॉर्पोरेशंस है, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज है, उन कंपनीज को तो फेवर करता है। और स्टिफलिंग मीन्स गला घोटता है छोटी छोटी कंपनीज का। तो यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स हैं वो अमीर ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज को तो सपोर्ट कर रहे हैं और छोटी छोटी कंपनीज का गला घोट रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। एंड फेलिंग टू
और वो किस चीज में फेल हो गए? टू सिग्निफिकेंटली, कि वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। इनहांस मीन्स इंक्रीज नहीं कर पाए। क्या नहीं इंक्रीज कर पाए? पब्लिक का विश्वास इंटरनेट में। तो यूरोपियन यूनियंस के रूल्स की इस वजह से बुराई हो रही है। इंडिया की जो मेजर्ड अप्रोच है, मेजर्ड मीन्स नापी तुली हुई, तो इंडिया की जो अप्रोच है 10 फार मीन्स अब तक ये ऑफर करती है रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग मीन्स एक नया, ऑल्टरनेटिव मीन्स अदर ऑप्शन। तो इसने एक दूसरा ऑप्शन दिया है। यूरोप की जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, जो बीच में टांग अड़ाने वाली पॉलिसीज हैं, उससे हमने एक नया ओपिनियन दिया है। हमने यूरोप को इस बार कॉपी नहीं किया। वन ऑफ द ड्राफ्ट रूल्स स्टैंड आउट फीचर्स। ड्राफ्ट रूल्स का जो अलग हटके, स्टैंड आउट मीन्स जो अलग हटके वाला फीचर है वो क्या है कि उनका प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क है। प्रिंसिपल्स मीन्स हमने सिद्धांतों को फॉलो किया है फॉर नोटिस, नोटिस देने के लिए, और कंसेंट मीन्स हाँ लेने के लिए। कंसेंट मीन्स सामने वाले ने आपको हाँ कर दिया। वाइल द जीडीपीआर, जो जीडीपीआर है मतलब यूरोप वाला जो है, उसके बहुत ही कम्बरसम मीन्स बहुत ही हैवी, बहुत ही मुश्किल रिक्वायरमेंट्स थी, बहुत ही मुश्किल रूल्स रेगुलेशंस थे। जैसे कि आप यूजर्स को नोटिफाई करो अगर आपको उनका इनडायरेक्टली डेटा मिला है। तो अगर आप उनका डेटा एक्वायर कर रहे हो तो आप क्या करो, उन यूजर्स को इन्फॉर्म करो। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को लेके बड़े खतरनाक रूल्स थे। ऑटोमेटेड खुद से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसको लेके बड़े मुश्किल रूल्स थे। इंडिया के जो रूल्स हैं वो किस चीज़ पे जोर डालते हैं? एम्फेसाइज मीन जोर डालते हैं सिंप्लिसिटी पे। हमारे रूल्स बड़े सिंपल हैं, यूरोप के रूल्स बड़े मुश्किल थे। और क्लैरिटी पे, बड़े क्लियर है हमारे रूल्स। इससे मदद होती है, किस चीज़ से मदद होती है कि कम हो जाता है कंसेंट फैटिग। कंसेंट फैटिग का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी का डेटा यूज कर रहे हो तो पूरे टाइम उससे परमिशन लो, उससे परमिशन लो, उससे परमिशन लो। तो जो परमिशन लेने में जो थकान होती है वो कम हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा परमिशंस नहीं लेनी पड़ती इंडिया के रूल्स में, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है। सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज इशू है। किस चीज़ में? यूरोप में, जहाँ पे यूजर्स को भर देते हैं। इनंडेटेड मीन्स भर देना, यूजर्स को फुल कर देते हैं अननेसेसरी डिटेल से। सच एज कि डेटा प्रोसेसिंग की लोकेशन क्या होगी, आपका डेटा कहाँ जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन जो ना के बराबर प्रैक्टिकल यूज किया। इमेजिन करो आप कोई ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, आपसे बोला गया कि आपका डेटा ये लिया जाएगा, क्या आपकी कंसेंट है? आपने बोला हाँ। आपका डेटा यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, क्या आपकी कंसेंट है? यहाँ से स्टोर होकर आपका डेटा उस वाले सर्वर में जाएगा, क्या आपकी कंसेंट? आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो और ऐसे 50 मैसेजेस आपके पास बैक टू बैक आने लग गए। आपका डेटा फिर यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म पे स्टोर करेंगे, क्या आपकी परमिशन है? फिर आपका डेटा ये वाली अथॉरिटी के पास जाएगा, क्या आप परमिशन है आपकी? फिर ये वाली अथॉरिटी आपके डेटा को ऐसे करेगी, क्या आपकी परमिशन है? तो ये जो 50 परमिशंस ली गई, इनको क्या बोला गया? इसको बोलते हैं कंसेंट फैटीग। तो यूरोपियन रूल्स में ये कंसेंट फैटीग था, इंडियन रूल्स में इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग। चलिए आगे देखते हैं। इन 2023 में जो यूरोपियन कमीशन है उसने इंट्रोड्यूस किया, किस चीज़ को सामने लेके आया? कुकी प्लेज इनिशिएटिव। इनके नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं यार। कुकी प्लेज इनिशिएटिव लिया टू एड्रेस, किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, के लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे किस चीज़ को लेके? ओवर इंसेसेंट, इंसेसेंट मीन्स ना रुकने वाला। कॉन्टिन्यूअस, क्या आ रहे थे? कंसेंट पॉपअप्स आ रहे थे। पॉपअप्स मीन्स जो अचानक से आपकी स्क्रीन पे आ जाए। आपने कोई वेबसाइट खोली, क्या आपकी परमिशन है? यस करो। फिर अगला, क्या आपकी परमिशन? आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो, आप अपना मान लो रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट खोल रहे हो, अब उसमें
वेबसाइट पे जाने से पहले 50 आपके पास कंसेंट पॉपअप्स आ गए, क्या इस चीज़ में आपकी परमिशन है, क्या इस चीज़ में आपकी परमिशन है, क्या इस चीज़ में आपकी परमिशन है। तो इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट हो गए लोग। तो इसीलिए यूरोपियन कमीशन ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया, इसको क्या बोला गया, कुकी प्लेज इनिशिएटिव। हाउएवर, लेकिन ये जो कोर्स करेक्शन था, ये जो ठीक किया गया, वुड हैव बीन अननेसेसरी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हैड द EU, अगर यूरोपियन यूनियन ने पहले ही काम ठीक किया होता तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर उसने पहले ही एक लेस इन्वेसिव अप्रोच रखी होती, तो इन्वेसिव मीन्स किसी की प्राइवेसी में एंटर करना, उसकी अप्रोच कम इन्वेसिव होती, कम यूजर्स को परेशान कर रहा होता है ऐसे बार बार पॉपअप्स डाल के, ऐसे बार बार परमिशन लेके। किस चीज़ को कंट्रोल करने में, यूजर इंटरफेस को कंट्रोल करने में और कंसेंट मैकेनिज्म्स में। मैकेनिज्म मीन्स जो पूरा का पूरा प्रोसेस बनाया है। तो अगर EU ने पहले ही ठीक बनाया होता चीज़ों को, तो उसको बाद में चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द वेरी एग्जिस्टेंस, ये जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस मीन्स ये जो प्रेजेंस है इस प्लेज की, ये शपथ की, ये हाईलाइट करती है। कौन सा प्लेज, ये वाला इनिशिएटिव। द बर्डन, कि कितना ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं ये प्रेस्क्रिप्टिव रेगुलेशन, कितना बर्डन डाल देता है कि आपको इसकी परमिशन देनी है, इसकी यहाँ करनी है। इंडिया के जो DPDP रूल्स हैं वो इन सबको साइड स्टेप कर देते हैं, इन सबको छोड़ देते हैं, हटो, नहीं लेनी परमिशन। ये जो पिटफॉल्स है, ये जहाँ पे प्रॉब्लम, पिटफॉल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप फंस सकते हो, इन सबको ये साइड स्टेप कर देते हैं। ये इंडिया के जो रूल्स हैं फोकस किस पे कर रहे हैं, रिजल्ट पे, प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे। तो ये यूजर्स को सशक्त भी बना रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, सशक्त भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ बिजनेसेस को डुबो नहीं रहे और कंज्यूमर्स को डुबो नहीं रहे। किस चीज में नहीं डुबो रहे, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब यूजर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं दे रहे, बिजनेस के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे। रूल्स जो है अवॉइड करते हैं डिक्टेटिंग, इस बात को बताने में, डिक्टेटिंग मीन्स बताना कि किस तरीके से जो एंटिटीज हैं वो यूजर्स को इनेबल करेंगी कि वो अपना हक यूज कर सकते हैं चीज़ों को ठीक करने का, अपना डेटा मिटाने का, नॉमिनेट करने का, अपना कंसर्न वापस लेने का और इंफॉर्मेशन मांगने का उन एंटिटीज से। सिर्फ रिक्वायरमेंट इन सब में से किसी की नहीं है। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है कि सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जाए एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे। इन कॉन्ट्रास्ट इसके जस्ट ऑपोजिट जो GDPR है वो प्रेस्क्रिप्टिव है, वो सजेस्ट करता है कि कैसी इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाएगा। इसमें वो एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं जहाँ पे एंटिटीज को ये इंफॉर्मेशन ओरली देनी होगी यूजर्स को। तो पूरे पैराग्राफ का एक ही मेन आइडिया था, जो कि क्या था कि भाई हमारे इंडिया के रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, इंडिया के रूल्स ईजी हैं। उन्होंने बोला कि परमिशन तो कम से कम लो, हाँ वेबसाइट पर ऐप पे बता दो, सारी इंफॉर्मेशन को वेबसाइट और ऐप पे दे दो एक जगह, जिससे कि यूजर पढ़ भी सके। जबकि यूरोपियन रूल्स में इतना ज्यादा कंसेंट फटीग हो गया था कि उनको बाद में एक कुकी प्लेज इनिशिएटिव लेना पड़ा। इंस्टांसेस मींस एग्जांपल्स। समझ में आया? टोन कैसी है, एनालिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑथर ने तारीफ की है पहली बार इंडिया के रूल्स की। इंडिया में रूल्स आए हैं, पहली बार तारीफ की है कि रूल्स बड़े अच्छे हैं, तो आगे बहुत उम्मीद है इंडिया से इन रूल से कि काम बहुत अच्छा करेंगे। ऑथर की टोन होपफुल है, ऑथर की टोन सैंग्विन है, एनालिटिकल और इंफॉर्मेटिव तो हमेशा होती है। क्वेश्चंस पर आते हैं, देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। कौन से चैलेंजेस हैं जो एसोसिएटेड हैं GDPR से, जो पैसेज हाईलाइट कर रहा है? GDPR से कौन कौन से चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं? आराम से पढ़ो और आंसर बताओ, बता दोगे, इजी है। ऑथर ने पूरे पैसेज में चीख चीख के क्या बोला है कि यूरोप वाले में क्या प्रॉब्लम है? यूरोप वाले में प्रॉब्लम ये है कि बार बार परमिशन, बार बार परमिशन, बार बार परमिशन। आंसर इज बी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज ने क्या बताया? इंडिया की अप्रोच रिफ्रेशिंग क्यों है? इंडिया की अप्रोच रिफ्रेशिंग इसलिए है क्योंकि हमने किसी को कॉपी नहीं किया। नई क्यों है? क्योंकि हमने कॉपी नहीं किया। पूरी तरीके से हमने कॉपी किया है? नहीं, हमने बोल दिया तुम्हें परमिशन किसी चीज की नहीं लेनी, एंटायरली कंप्लीटली परमिशन मिटा दिए? नहीं, अननेसेसरी परमिशन लेना हमने रोका है। स्ट्रिक्ट हो गए हम? नहीं। हाँ,
हमने ईयू की पॉलिसीज को कॉपी नहीं किया, राइट आंसर इज डी, वेरी गुड। डीपीडीपी रूल्स सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? उन्होंने सिंप्लीफाई कैसे किया? उन्होंने बोला सब कुछ वेबसाइट पे और ऐप पे पब्लिश कर दो, बार बार यूजर को मत बताओ कि ऐसा होगा ऐसा होगा, सारा का सारा पब्लिश करो वेबसाइट पे और ऐप पे, यूजर खुद पढ़ लेगा, बार बार यूजर को परेशान मत करो। तो उन्होंने क्या बोला, पब्लिश कर दो ऑनलाइन, बार बार यूजर को बताओ मत। आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे? चलो, तो अभी हमने रीडिंग की है, नाउ वी विल स्किम द पैसेज। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और ओवरऑल मेन आइडिया समझेंगे। ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, बट 5000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत के तुरंत। सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल, हमें कंट्रोल को क्या करना है, सेंट्रलाइज करना है, एक जगह लेके आना है। ऑन द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मीन्स अभी फाइनल नहीं है, यूजीसी रेगुलेशंस क्या आई हैं, चलो देखते हैं। स्किमिंग करके सभी लोग मुझे मेन आइडिया बताएंगे, स्किमिंग करनी है, अब रीडिंग नहीं करनी। डन एवरीवन? यस, क्या निकला मेन आइडिया? फेडरल सेटअप का मतलब क्या होता है, जहां पावर डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। कोशिशें की जा रही हैं कि किसी की भी वैल्यू कम की जाए, तो ये खराब हो जाएगा। ड्राफ्ट यूजीसी बिल्स आए, ये इसी काम को कर रहे हैं, स्टेट की जो पावर है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर क्या चाहता है कि सारा का सारा कंट्रोल वही ले ले, वो स्टेट गवर्नमेंट का रोल उनसे छीनना चाहता है। सारी पावर्स के चांसलर में दे रही है, जो कि गवर्नर होते हैं ज़्यादातर। इस तरह की कमेटी का फंक्शन जो है वो छीन रहे हैं। ऐसी कमेटी में एक नॉमिनी होता है चांसलर का। बाय टेकिंग अवे द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, तो ऐसी कोई कमेटी का फंक्शन ही नहीं होने दे रहे। और ऐसी कमेटी में क्या होता है, एक नॉमिनी होता है, यूजीसी का चेयरमैन होता है, और एक उस यूनिवर्सिटी का सेनेट होता है। तो बेसिकली मेन आइडिया सिर्फ एक ही लाइन का था कि सेंटर जो है स्टेट से पावर छीनना चाहता है इंस्टीट्यूशंस की। तो ये जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें सेंटर का भी कंट्रोल होता है, स्टेट का भी कंट्रोल होता है। लेकिन ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं कि जहाँ पे सेंटर जो है स्टेट से पावर छीनना चाह रहा है और अपने कंट्रोल में यूनिवर्सिटीज़ को करना चाह रहा है। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो, अगला पैराग्राफ, सिर्फ स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब होता है सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया समझना। सीनेट मीन्स बेटा जो वहाँ का लॉ के लोग हैं उनको बोलते हैं सीनेट, जो उसको मैनेज कर रहे हैं। ग्यूबरनेटोरियल मीन्स गवर्नर से रिलेटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे वो ऊपर से पढ़ना है। चांसलर जो है वीसी को अपॉइंट करेगा 5 नेम्स में से। कोई भी वायलेशंस होता है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूजीसी स्कीम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, उसको फंडिंग नहीं मिलेगी। ये सब किस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं स्टेट गवर्नमेंट और राजभवन के बीच में, राजभवन में एक तरीके से गवर्नर के बीच में, वाइस चांसलर को अपॉइंट करने में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को लीडर सॉरी
हाँ जी, हम ना सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, इस बात को भी समझना, स्किमिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑपोजिशन आया है बहुत सारी स्टेट से, तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि इस ड्राफ्ट को वापस लो। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला है कि प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। प्रपोजल क्या है कि नॉन एकेडमिक्स को भी वीसी की जॉब के लिए एलिजिबल करो, इसकी भी बुराई हुई है। तो बेसिकली मेन आइडिया वही था कि गवर्नर को सारा का सारा रोल देना इंस्टीट्यूशंस में। कुछ स्टेट्स को अपोज कर रही हैं, कुछ स्टेट्स इसके साथ हैं, तो वही ऑथर ने बताया है कि कौन कौन साथ है, कौन कौन अपोज कर रहा है। ऊपर से एक प्रॉब्लम चल रही है, आपने देखा होगा, बार बार हमने इसमें आर्टिकल में पढ़ा भी है, एडिटोरियल में ही, कि कुछ जगह स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में लड़ाई चल रही है। और इसका एग्जाम्पल कौन है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में लड़ाई चल रही है। तो ये लड़ाई कहाँ भी दिखने को मिल रही है? ये लड़ाई देखने को मिल रही है कॉलेजेस में, वो यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर किसको बनाया जा रहा है? गवर्नर को बनाया जा रहा है। अब गवर्नर अपॉइंट कर रहा है वाइस चांसलर को भी, तो यूनिवर्सिटी पे सारा का सारा कंट्रोल किसका आ रहा है? गवर्नर का आ रहा है। गवर्नर किस सरकार का होता है? गवर्नर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में सारा का सारा कंट्रोल किसका आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट को इस बात से प्रॉब्लम है कि भाई एजुकेशन जो है वो तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रोल होना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपना कंट्रोल क्यों कर रही है उस पर? दैट इज़ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। चलो लास्ट पैराग्राफ। चलो लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? जो रूल्स आए हैं वो क्या कहते हैं कि आप नॉन अकेडमिक, जो लोग अकेडमिक के नहीं है उनको भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन कम से कम वो 10 साल किसी सीनियर लेवल पे हो इंडस्ट्री में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक पॉलिसी में, या किसी भी पीएसयू में, उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो एकेडमिक का या स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूशंस का। मिस्टर विजयन को डर है कि इससे वो क्या करेंगे? संघ परिवार के जो लॉयलिस्ट हैं उसको अपॉइंट करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि एक नए रूल्स आए, उसमें क्या बोला गया कि आप नॉन एकेडमिक लोगों को भी रिक्रूट कर सकते हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिक्स के कुछ लोग आ जाएं या संघ परिवार के लोग आ जाएं, जो उनके लॉयलिस्ट हैं वो आ जाएं। यूनिवर्सिटीज़ को फ़ायदा हुआ है जब नॉन एकेडमिक्स लोग आए हैं पोस्ट पे, जैसे कि KR नारायण जी आए थे, साइंटिस्ट आए थे। एकेडमिक्स को अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि लीडरशिप अच्छी आएगी। फिर वीसी का टेन्योर भी बढ़ाया गया, पहले 3 साल था 5 साल किया है, चलो ये बात अच्छी है। यूडीसी अच्छा करेगी। ये जो एंटी फेडरल क्लॉसेज हैं, एंटी फेडरल क्लॉसेज मीन्स जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन अच्छे से नहीं करते, उनको हटा दें। और जो लोगों का डर है बाकी लोगों प्रोविजंस को लेके, बाकी कंडीशंस को लेके, उनको भी हटा दें। लॉन्ग रन में यूडीसी को क्या करना चाहिए? ऐसे रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए जिससे कि सरकार का रोल हो ही ना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में। कभी कभी हो जाए, फंडिंग के लिए हो जाए सरकार का रोल, लेकिन सरकार का रोल नहीं होना चाहिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। और कॉलेजेस जो है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो एक्सेलेंस दें। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में यही बोला कि भाई गवर्नमेंट का रोल या पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए कॉलेजेस में। चेंजेस ऐसे लाओ कि सरकार का रोल सिर्फ फंड्स देने के लिए हो और कोई रोल ना हो सरकार, पूरी तरीके से सरकार का रोल हटा दो। दैट शुड बी दी गोल ऑफ यूजीसी। यूजीसी का मकसद ये होना चाहिए। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला रेगुलेशंस के खिलाफ? उन्होंने बोला कि भाई तुम हमसे हमारी पावर छीन रहे हो। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड रहनी चाहिए। एजुकेशन एक कॉन्करेंस लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट तुम तो हमसे छीन रहे हो वो पावर। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ये फेडरल स्ट्रक्चर को ही खतरे में डाल रहा है, स्टेट से उनकी पावर छीनी जा रही है। वेरी गुड। ये वाले बच्चे वर्ड मैचिंग वाले हैं, नॉन एकेडमिक्स को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, इंक्लूड कर रहा है, उल्टा लिखा हुआ है इसी में। नेक्स्ट,
नॉन एकेडमिक्स को लेके आना वीसी की पोस्ट के लिए, इसकी बुराई क्यों हुई? नॉन एकेडमिक्स को एलिजिबल करना, इसकी बुराई क्यों हुई? कि उन्होंने क्या बोला कि वो क्या करेंगे, ग्रुप के लोग ले आएंगे, पॉलिटिक्स के लोग आ जाएंगे, तो वो इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो किसी आइडियोलॉजिकल ग्रुप से अलाइंड है। वहां पे संघ परिवार दिया हुआ था, संघ परिवार के लॉयलिस्ट आ जाएंगे। आंसर इज स्कोर्स एवरीवन इन आरसी। क्या क्या स्कोर्स रहे? चलो मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे, देखते हैं कितने इडियम्स याद हुए आपको। ऑन वन टोज, ऑन द बॉल, मतलब आप क्या हो, बहुत अलर्ट हो। ग्रीन विद एनवी, बहुत जेलसी हो रही है आपको। लूज वंस टच, अब आपकी बातचीत नहीं होती। वंस एंड फॉर ऑल, मतलब बिल्कुल फाइनल है ये। ईजी एज एबीसी, बहुत ही आसान है। CEAB एंड D। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, उस बच्चे के घर भी भिजवाई जाएगी। सभी को इसलिए कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखना है। आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी करनी है हर किसी को। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज के आज ही येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाके निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर का बैच मिलेगा, परफेक्शन का बैच मिलेगा। जितने भी मेरे बैचेस आएंगे पूरे साल, वो सारे के सारे मिलेंगे। जितना डिले करोगे उतना पीछे रह जाओगे। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एडिटोरियल और परफेक्शन की आदत बना लो। 2 घंटे रोज इंग्लिश को देना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश अपने आप ही सुधर जाएगी। और इसको तब तक दो जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ये अगर आप लोगों की आदत बन गई तो इंग्लिश में आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा पेपर में, और इंग्लिश सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन चुका है। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग आज के आज ही परफेक्शन बैच को एनरोल करो। परफेक्शन 1.0 शुरू हुआ है, उसकी क्लास 1 से देखना स्टार्ट करना। उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास में समझाया हुआ है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट क्लासेस में रेगुलरली आओ। अगर कोई चीज़ ठानी है, मेहनत करनी है, तो उसको अच्छे से करो। या तो करो ही मत, या करो तो पूरे अच्छे से करो। ये जो बीच वाली सिचुएशन रहती है ना, कर भी रहे हैं और अच्छे से भी नहीं कर रहे, इसमें आप कुछ नहीं करते, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो। और फिर ऐसे ही 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जिंदगी के इतने बढ़िया टाइम के निकल जाते हैं। तो मेक श्योर करो, जो करो बहुत अच्छे से करो, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दो, कहीं कोई कमी मत छोड़ो। जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के अलावा, स्पेसिफिकली बैंक एग्जाम्स की ही तैयारी कर रहे हैं, SBI क्लर्क, SBI POI BPS POI BPS क्लर्क, वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। दोनों में ही कोड आपका निमिषा लगेगा, इस कोड को लिख लो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल से इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन, सारा कंटेंट, सारी फाइल्स मिल जाती हैं। तो इन टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लो। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है तो हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। फीस कितनी है? फीस आपको अगर सिर्फ इंग्लिश का लेना है तो आपको 2249 का पड़ेगा निमिषा कोड लगाने के बाद, और ये आपको 1 साल का मिलेगा। 1 साल के सारे बैचेस, सारी क्लासेस, सब कुछ मिलेगा। इसकी फीस आपको लगभग, एक बार देख लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा निमिषा कोड लगाने के बाद। आई थिंक 5000 समथिंग पड़ेगी सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, एंड करें सेशन। मज़ा आया आज के सेशन में? सीखा? आई होप बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।